हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ सेशन। और आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। आप लोग लाइव लेक्चर भी अटेंड किए हो, ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट आप समझ गए हो। तो आज जो क्वेश्चन बैंक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है और आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिकॉज अब आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं ना। हेलो 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 एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलो क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं हम। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक देखे, थोड़ा सी कुछ पढ़े। कौन कौन है जो क्वेश्चन बैंक से पढ़ना स्टार्ट कर दिया? कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी क्वेश्चन बैंक को सामने रखते हुए? है कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्वेश्चन बैंक को थोड़ा सी प्रीफर कर रहा है या रेफरेंस? मैं सर न्यूमेरिकल हो गए। अरे वाह, न्यूमेरिकल हो गए, वेरी गुड वेरी गुड। सर क्वेश्चन बैंक में से आएंगे ना? हाँ, उसी में से आएंगे नहीं है, बट उसमें से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ बाहर से भी आ सकते हैं। कंप्लीटली उस पर रिलाई नहीं करना है, बट अगर वो पढ़ लिए तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आप कवर कर चुके हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें से रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर झाला। अरे वाह, वेरी गुड। तो ठीक है। तो माय नेम इज अब्दुल्ला मोमिन, माय क्वालिफिकेशन इज एमएससी बीएड। हाँ, तो यहाँ पे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पूरी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बीच बीच में सॉल्व किए हैं हम। तो यहाँ पे मेरा डेली 4 बजे आपको लाइव लेक्चर मिलता है। तो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के साथ साथ हम क्वेश्चन बैंक भी समझने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ईच एंड एवरी सेक्शन इन द क्वेश्चन बैंक? क्वेश्चन बैंक में क्या है, कैसा है, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। तो फटाफट हम क्वेश्चन बैंक विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन बैंक ये तुम्हारा सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। आई होप तुमको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है क्वेश्चंस क्या लिखे हैं? दिख रहा है? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके। तो देखो, ये सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिवाइड कर दिया है। पहला सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और ये जितने भी एमसीक्यूज है ये पढ़ लो। टेक्स्ट बुक्स का लेवल देखो, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सी हार्ड है, राइट। और ये जो क्वेश्चन बैंक दिए हैं बोर्ड वाले, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सी इजी है। और आपको भी पता है ये साल क्या चल रहा है, आप नया सिलेबस पढ़ रहे हो और ये साल क्या चल रहा है किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सजेशन है, पहले तो क्वेश्चन बैंक पढ़ लो पूरा की पूरा। जब क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ के हो गया तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करो। बट एक्सरसाइज से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? क्वेश्चन बैंक पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एमसीक्यूज में ज़्यादा कुछ डाउट्स नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट आंसर मिलने वाला है। तो ये एमसीक्यू को डिस्कस करके ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि वो आंसर के साथ ऑलरेडी दिया है ना। किसी को अगर कुछ डाउट्स है तो वो पूछ सकता है एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में कुछ डाउट्स है क्या? देखो, इंसेक्ट्स मूव ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन क्या है? ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को पुल कर रहे हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को पुल कर रहे हैं। एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन पे वो इंसेक्ट मूव हो रहा है। हाँ, तो वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन पे टिका हुआ है ड्यू टू द सरफेस टेंशन। क्विज वगैरह लेंगे, पहले ये देख लेते हैं बेटा, ये डिस्कस कर लेते हैं।
द वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन फ्री फॉल ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसका भी आंसर वही है, सरफेस टेंशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे अपने जितने भी फोर्सेस है, कोहेसिव फोर्स लूज करता है, तो वो सरफेस, वो टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है, वो टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आंसर दिया है तो मेरे ख्याल से ज्यादा। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडिया है, तो हमको पता है H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, राइट। तो अगर एक का रेडियस 0.6 है, एक का रेडियस 0.3 है, तो ये 1/2 ही आने वाला है। H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ऑडियो फंस रहा है। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जब मैं H1/H2 करूंगा तो ये R2/R1 हो जाएगा। और R2 क्या है, 0.3 है, R1 क्या है, 0.6 है, तो ये 1/2 होने वाला है। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर। अब एनर्जी स्टोर्ड का मतलब क्या है, जो वर्क डन हुआ है, जितना भी वर्क डन हुआ है उतनी एनर्जी स्टोर हुई है, वो एनर्जी को हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं। और ये T/dA लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाँ ले रहा हूँ, सब लेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। T/dA, टी की वैल्यू दी है सरफेस TA, dA मतलब सरफेस एरिया कितना है, तो बबल का सरफेस एरिया 2 होता है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बबल, बबल का एरिया मतलब स्फीयर का एरिया 4πr²। टी समझ रहा है क्या ये? किसी को कुछ डाउट है ना, जल्दी से पूछ लो, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी खत्म करना है। ये समझा? आप ये सॉल्व करोगे, सरफेस टेंशन है, वैल्यू दी है 2 × 4π, ये डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे, 3 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। वो रेडियस की जगह दो सरफेसेस है, बबल दिया है मतलब बबल हैज 2 सरफेसेस, तो जो भी चेंज ऑफ सरफेस एरिया होगा वो 2 × सरफेस एरिया रहेगा सरफेस टेंशन से। यही को हम बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी स्टोर किया है। गॉट इट? आगे बढ़ू। टू स्टोन्स विथ रेडियाई 1/2 रेशियो में है, फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट थ्रू एटमॉस्फेयर, देयर टर्मिनल वेलोसिटी आर इन द रेशियो ऑफ। अब टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का क्या है रिलेशन, तो ये पता रहना चाहिए। तो ये कल ही की है, तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? कल किए है ना हम टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर V1 ले रहा हूँ तो R1 लेना पड़ेगा, V2 ले रहा हूँ तो R2² लेना पड़ेगा। तो रेडियस के स्क्वायर होने वाला है 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, तो आप लिखोगे बी वाला ऑप्शन। समझ रहा है? टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला जो था उससे देख के समझ में आ जाएगा, है इजी, कर लोगे। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हो तो आप इजीली कर सकते हो। सरफेस फिल्म क्या होती है, अब ये देखो शॉर्ट आंसर, व्हाट इज सरफेस फिल्म, इसका आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अ लेयर ऑफ वाटर हुज थिकनेस इज इक्वल टू रेंज, रेंज के इक्वल है थिकनेस, तो उसको हम सरफेस फिल्म बोलेंगे। व्हाट आर कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच की फोर्सेस को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। व्हाट विल बी द शेप ऑफ लिक्विड मिनिस्कस फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 हुआ या लेस देन 90 हुआ? हम ऐसा मिनिस्कस पढ़े थे ना, एक ऐसा रहता है एक ऐसा रहता है। ऑब्ट्यूज का मतलब लेस देन 90 या ग्रेटर देन 90। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे थीटा क्या आता है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे थीटा क्या आने वाला है, कॉन्वेक्स आने वाला है। तो ये ऊपर उभरा हुआ एलिवेटेड पार्ट है तो आप क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स। डिप्रीटेड पार्ट है तो आप क्या बोलोगे,
कॉनकेव, ये सब पता रहना चाहिए। अगर आप मेरा लेक्चर अटेंड किए हो तो ये सब बताने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ में आता है। कोहेसिव बताओ वापस। कोहेसिव का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स। आप एक बीकर में क्या किए हो, लिक्विड लिए हो। लिक्विड किसके साथ कांटेक्ट में है, सॉलिड के साथ। लिक्विड सॉलिड पे फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉलिड सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो सेम सब्सटेंस है, मतलब एयर के मॉलिक्यूल पे फोर्स अट्रैक्ट किए, वाटर के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट किए। सब्सटेंस ग्लास है, ग्लास के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स अट्रैक्ट किए, तो वो क्या हो जाता है, कोहेसिव फोर्स हो जाता है ना। कोहेसिव फोर्स तो अगर आप मेरा लेक्चर अटेंड किए हो तो सब मैं बताया हूँ, यहाँ पे बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं। समझा नहीं, समय नहीं सर, क्या मतलब। पेज 34 है डेफिनेशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। अब फिर से समझाओ। ये ग्लास के मॉलिक्यूल्स है, एक बीकर है, बीकर इज मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास इज सॉलिड, सॉलिड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लिक्विड फिल कर दिए, लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो लिक्विड लिक्विड वाले मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कोहेसिव बोलते हैं। सॉलिड सॉलिड वाले के मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। फिर एयर और एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। सेम सब्सटेंस। सर आगे पढ़ाओ, डेफिनेशन कर लेंगे, डेफिनेशन कर लोगे। व्हाट इज द नेट वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट फॉल्स विद टर्मिनल वेलोसिटी थ्रू अ विस्कस मीडियम। नेट वेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। नेट वेट क्या रहेगा, कांस्टेंट। व्हेन टर्मिनल वेलोसिटी देखे थे, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़े थे क्या। टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको वेट एक्सर्ट कर रहा था, मैं बताया भी था, वेट है 100 न्यूटन। अपवर्ड डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट फोर्स थी और एक विस्कस फोर्स थी। विस्कस फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मतलब ये जो फोर्सेस है और ये फोर्सेस सेम हो गई, है ना। नेट वेट बोला है। पहले क्या हो रहा था, ये 50 था, 50 न्यूटन, और ये 30 न्यूटन था। ऊपर लग रहा है 80 न्यूटन, नीचे लग रहा है 100 न्यूटन। नेट वेट कितना है, नेट फोर्स कितनी है, ऊपर वाली फोर्स है 80, नीचे वाली फोर्स है 100, नेट फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन है क्या। फिर ये बढ़ गया, ये 90 हो गया, अब नेट फोर्स कितना हो गया, 10 न्यूटन। फिर ये बढ़ गया, ये हो गया 100, अब नेट फोर्स कितना हो गया, 0 न्यूटन। 0 न्यूटन। अब ये पहले कम होते होते डिक्रीज होते होते इनिशियली क्या होने वाला है, वेट डिक्रीज होने वाला है, देन इट बिकम्स 0। समझा क्या, इनिशियली वेट डिक्रीज होगा और उसके बाद 0 हो जाएगा। समझ रहा है, आगे बढ़ने का। ये भी हो गया। नेट वेट, व्हाट इज द नेट वेट, कांस्टेंट या 0, 0 भी लिख सकते हो, 0 लिखना। नेट वेट कितना हो गया, 0। जब टर्मिनल वेलोसिटी से मूव होता है तो नेट वेट कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद देखो, अ स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एरिया, एक स्क्वायर मेटल प्लेट दिया है, इसको अच्छा पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। एरिया कितना दिया है स्क्वायर मेटल प्लेट का, ये एक मेटल प्लेट है, ये स्क्वायर शेप में है, कंसिडर कर लो। इसका एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, गेटिंग इट। विथ अ वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड,
एरिया दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है। वेलोसिटी कितना है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल है ना, सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया, बोथ प्लेट्स इमर्स्ड इन वाटर, दोनों को पानी में डाल दिए। इफ द विस्कस फोर्स इज 200 डाइन, विस्कस फोर्स दिया हुआ है, एफ वी दिया है 200 डाइन, एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 0.01 पॉइज। विस्कोसिटी दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस दिया है 0.01 पॉइज, ये यूनिट होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। उसके बाद हाँ, सब सीजीएस में है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉ, नहीं 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 नहीं। स्क्वायर प्लेट दिया है, स्क्वायर प्लेट दिया है तो 6 पाई वाला, स्टोक्स लॉ वाला नहीं आएगा, न्यूटन्स लॉ वाला आएगा। न्यूटन्स लॉ वाला फॉर्मूला आएगा, गलती मत करना, कल अच्छे से बताया था। कल बताया था कि नहीं, कि अगर स्क्वायर प्लेट देख रहे हो तो ये देखना स्क्वायर है, स्फीयर है क्या। अगर स्फीयर मिल रहा है तो कौन सा लॉ अप्लाई करोगे, स्फीयर मिल रहा है तो ये स्क्वायर प्लेट स्फीयर है क्या, तो फिर स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। कहाँ से स्टोक्स लॉ लगाओगे, नहीं लगेगा, स्टोक्स लॉ नहीं लगेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, एफ वी अपॉन ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, velocity into distance, denominator of the denominator becomes numerator, eta is equal to force of viscosity upon a into dv into dx। तो dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे लेके चले जाओ, dx कैन बी रिटर्न एज eta e a dv अपॉन f। समझ में आ रहा है। हमको डिस्टेंस फाइंड आउट, फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स एफ वी, ए एरिया, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वी बोलो या चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलो, दोनों एक ही है, वी और डी वी दोनों एक ही है। हमको एक्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे एक्स और डी एक्स दोनों एक ही है, तो मैं डी एक्स का फॉर्मूला बना लिया, ईटा ए डे वी। ईटा की वैल्यू जो भी है पुट कर दोगे, ए की वैल्यू, अच्छा वैल्यू कन्वर्ट मत करना, सब सीजीएस में दिया है, तुम्हारा आंसर भी सीजीएस में आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा सेंटीमीटर में। समझ में आ रहा है क्या, कुछ भी डाउट है, 1 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ू क्या, ये कर लोगे सॉल्व, कर लोगे सॉल्व। फिर देखो ये 6th वाला, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पैरेलल लेयर ऑफ वाटर इज 8 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का एक ही फॉर्मूला है, क्या है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल दिया ना, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, डी वी बाई डी एक्स। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितना है 0.1 सेंटीमीटर, आंसर क्या आ जाएगा 80 पर सेकंड। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा 80 पर सेकंड। चेंज ऑफ वेलोसिटी, दोनों को डिवाइड करना है, 8 को 0.1 से डिवाइड करोगे 80 आ जाएगा। इससे सिंपल होगा क्या न्यूमेरिकल। अब देखो 7th वाला, द वाटर, अच्छा आगे का पढ़ाऊ ना, ये समझ कर लोगे ना, ये इतना हिंट दे दूंगा, इतना तो कर सकते हो ना, फॉर्मूला कर लोगे ना। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 20 mm इन अ कैपिलरी ट्यूब, एक कैपिलरी ट्यूब में वाटर कितना राइज हो गया 20 mm। इफ द रेडियस मेड 1/3 ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, व्हाट हाइट। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, इनिशियल हाइट h1 है, इनिशियल हाइट कितनी हाइट तक राइज हुआ 20 mm तक राइज हुआ,
तो इनिशियल रेडियस को मैं लिखता हूं R1, इनिशियल रेडियस। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद मैं रेडियस को क्या किया, 1/3 कर दिया। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इफ द रेडियस मेड 1/3 ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, तो प्रीवियस वैल्यू को R1 लिया था, तो मैं R2 क्या लूंगा, 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो H2 क्या होगा वो पता करना है। तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 होगा। और R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 R1 अपॉन R1, R1 कैंसिल, 1/3 H1 बाय H2 इज इक्वल टू 1/3 आएगा। H1 की वैल्यू है 20 mm, तो ये 3 को H1 की जगह पे लेके जाओ, H2 को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो H2 इज इक्वल टू 3 इंटू H1, तो H2 इज इक्वल टू 3 इंटू 20 mm। कितना हो गया H2, 60 mm हो गया क्या? देखो 60 mm लिखा है, आ गया, है इजी। ये 1 मार्क्स वाला था, यही से डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख दिए, इजी पीजी। इसके बाद वाली स्लाइड प्लीज। अब चलो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर 1। पेपर पैटर्न सबको पता होगा, शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की 4 प्रॉपर्टी राइट याद रखना है, इररोटेशनल, इनकॉम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और स्टेडी फ्लो। बस 2 मार्क्स में हो गया, बताया नहीं था ये मैं। कंपेयर स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। कंपेयर करना है मतलब डिस्टिंग्विश लिख लो, टेबल बना लो, स्ट्रीमलाइन वर्सेस टर्बुलेंट। दिया हूँ ये मैं आंसर, आंसर दिया हूँ, तुम नोट्स देखो जाके, ये ग्रुप में पढ़ाया था आपने, हाँ सब पढ़ाया। सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंगल ऑफ कांटेक्ट सॉलिड के बीच का और लिक्विड के सरफेस पे जो टेंजेंट बनेगा उसके बीच में, इनसाइड द लिक्विड, है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ रहा है? किसी को कुछ डाउट है? फोर्थ वाले पे आते हैं। सिंपल 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 क्वेश्चन दिया है, इसकी डेफिनेशन तुमको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। समझा? एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस ओवर द टेंजेंट ड्रॉ। हाँ जो भी है। चलो नेक्स्ट आते हैं। कैलकुलेट द राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब। रेडियस दिया है, क्या दिया है, रेडियस 1 mm, 0.1 mm when immersed in water of surface tension. The angle of contact between the water and glass is 0. Density of water G दिया है, H फाइंड आउट करना है। एक ही फॉर्मूला है H का, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन R रो जी। R क्या दिया है, 0.1 mm। अगर 0.1, अच्छा बुक में है ये, अरे वाह, तो ये 0.1 mm मतलब 10⁻³ मीटर, तो ये रेडियस हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर। रेडियस कर लिए, बाकी कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। फॉर्मूला ये कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 दी है। थीटा कितना है, थीटा 0 है। कॉस 0 1 होता है, हाँ cos 0 1 होता है। कन्वर्जन करने का था सिर्फ रेडियस में, वो मैं करके बता दिया। किसी को कुछ डाउट है क्या? कोनाला डाउट आएगा? चलो नेक्स्ट। अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस, रेडियस दिया है रेन ड्रॉप का, फॉल्स थ्रू अ एयर। अच्छा ये भी तो किए शायद कल, ये वाला कल किए क्या? ये कल मैं पढ़ाते टाइम करवाया हूं ना, स्टोक्स लॉ। ये हर्ष को कैसे पता चला स्टोक्स लॉ, न्यूटन लॉ क्यों नहीं?
स्फीयर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। 0.3 mm दिया है, मतलब 0.3 mm को आप 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻⁴मीटर। कन्वर्जन करते जाओ, ये आते जाएगा। कन्वर्जन कर लिए। वेलोसिटी का कन्वर्जन नहीं करना है, विस्कस फोर्स का कन्वर्जन नहीं करना है। जिसका कन्वर्जन है वो मैं करके बता देता हूँ। रेन ड्रॉप है तो स्टोक्स लॉ। विस्कस फोर्स एफ वी फाइंड आउट कर लिए। समझ में आ गया ये? इजी है ये, वेरी गुड। चलो इजी, अरे क्वेश्चन बैंक बहुत इजी है, ये पढ़ने में तुमको क्या जा रहा है। चलो 6 वाला क्या बोला है, टू सोप बबल्स हैव रेडियस इन द रेशियो ऑफ 2/3, कंपेयर द वर्क डन इन ब्लोइंग दीज बबल्स। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू TDA, वर्क डन इन सेकंड केस, ये फर्स्ट रहेगा, सेकंड केस में वर्क डन TDA इन सेकंड। DA मतलब दो सरफेस एरिया रहेगा, 4 πr² डिवाइडेड बाय T इंटू 2 इंटू 4 πr1² r2²। ये वर्क डन इन फर्स्ट केस, ये वर्क डन इन सेकंड केस। टी टी कैंसल, टू टू कैंसल, 4 π कैंसल, r1² अपॉन r2²। तो R1 और R2 का रेशियो दिया है, R1/R2 क्या है, 2/3। ये दोनों का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 4/9। तो मैं लिखूंगा 4/9। समझ रहा है क्या? वर्क डन का फॉर्मूला, जब तक आप थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़े हो, न्यूमेरिकल कैसे करोगे? आपको फॉर्मूला ये समझ में आता है क्या, वर्क डन इज इक्वल टू TDA, ये फॉर्मूला समझ में आता है क्या? बबल दिया है तो दो सरफेस एरिया रहेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4 πr1। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूले के बिना न्यूमेरिकल कैसे होगा, मेरे को बताओ। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो न्यूमेरिकल कर पाओगे क्या? अगर थ्योरी नहीं पढ़े हो तो न्यूमेरिकल कर पाओगे क्या? अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो न्यूमेरिकल कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो पहले तो कंसेप्ट क्लियर करो फिर न्यूमेरिकल। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल सिर्फ 15 मार्क्स के आने वाले हैं, बाकी 50 मार्क्स का थ्योरी वाला पढ़ लो, 55 मार्क्स का थ्योरी वाला पढ़ लो। हाँ, ऑप्शन के साथ। 1 मार्क्स वाला न्यूमेरिकल, अब 1 मार्क्स वाला भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते क्या इरम? 1 मार्क्स वाला न्यूमेरिकल कर लो, बाकी 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाला छोड़ भी दे दो, 15 मार्क्स ही छूटेगा। और ये न्यूमेरिकल कोई हार्ड है क्या, कोई टफ है क्या? मेरे को बताओ ना, कुछ टफ न्यूमेरिकल है ये? हाँ तो फिर देखो, सॉल्व हो गया 2 मार्क्स वाला भी। 1 मार्क्स वाले एकदम इजी था, 2 मार्क्स वाले में थोड़ा दिमाग लगाने का था। अब जिसका सब क्लियर है, नहीं, लेकिन पेपर में दिमाग नहीं चलता, क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, समझते नहीं हो, फॉर्मूला नहीं याद रखते हो। लोगों का 10-10 बार रिवीजन हो चुका है, जब भी उनको याद रहता है। कितने स्टूडेंट्स हैं 10-10 बार रिवीजन कर चुके हैं तो याद है। तुम कितनी बार रिवीजन किए? रिवीजन करते रहोगे तो याद रहेगा, नहीं करोगे तो भूल जाएगा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, कहाँ गया नेक्स्ट? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। शॉर्ट आंसर 2, 3 मार्क्स वाला। 3 मार्क्स वाले में डायग्राम बनाना नहीं है ना, और टाइम भी तो इतना कम है। अरे बाप रे, टाइम कम है। अगर जो स्टूडेंट साल भर से पढ़ा है ना, वो फटाफट सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन बैंक। एक दिन में 4 चैप्टर सॉल्व कर लेगा वो।
अगर जो स्टूडेंट साल भर पढ़ा है, एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, हर समस्या का एक ही समाधान है, पढ़ाई करो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 3 मार्क्स वाला। साल भर तो छुट्टी थी। छुट्टी किसकी छुट्टी? कौन पिकनिक मनाने निकल गया था तो उनकी तो छुट्टी रहेगी। साल भर बच्चे पढ़े भी है। तो देखो, फेनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी में मैं बताया हूँ कि एक बड़ा सी बीकर लेना है, एक मॉलिक्यूल ए है विच इज वेल इनसाइड, एक मॉलिक्यूल बी है सरफेस से थोड़ा सी बाहर झांक रहे, एक मॉलिक्यूल सी है सरफेस से आधा बाहर है लिक्विड के, आधा अंदर है। समझ में आता है? मॉलिक्यूल ए पे नेट कोहेसिव फोर्स कितनी होगी? नेट कोहेसिव फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए 0। तो वही एक्सप्लेन करना है तुमको। 5 न्यूटन नीचे, 5 न्यूटन, जितने मॉलिक्यूल्स उसको नीचे खींच रहे उतने ऊपर खींच रहे हैं, जितने साइड में राइट में उतने लेफ्ट में जितने, तो नेट कोहेसिव फोर्स कितनी रहेगी? 0। तो आप 0 लिखोगे। तो ये सब लिखना है। मॉलिक्यूल ए नेट कोहेसिव फोर्स कितनी लेगा, मॉलिक्यूल बी की नेट कोहेसिव फोर्स कितनी है, मॉलिक्यूल सी की नेट कोहेसिव फोर्स कितनी है, और उसके बाद आप करोगे। समझ रहे हो? आगे बढ़ू? टेक्स्ट बुक में तुमको मिल जाएगा एक बार। हाँ, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन लिखा है तो एक्सप्लेन करना है ना बेटा। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल यूजिंग फोर्सेस मेथड। अब फोर्सेस मेथड वाला मैं पढ़ाया नहीं, मैं जो पढ़ाया था वो प्रेशर डिफरेंस वाला था। प्रेशर डिफरेंस वाला मैं पढ़ाया था, राइट। बट आपको यहाँ पे पूछ लिया है, आपको यहाँ पे पूछ लिया है फोर्सेस मेथड। तो एक बार रिफर करो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। पेज नंबर कहाँ पे है टेक्स्ट बुक में? मेथड 2 यूजिंग फोर्सेस, पेज नंबर 43 पे आपको मिल जाएगा। एक बार देखो, अपन हाँ देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, ए बी सी डी वाला नहीं है भैया वो। कैपिलरी राइज और फॉल, कैपिलरी कितनी राइज हो रही है, कितनी फॉल हो रही है, एच का डेरिवेशन 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, एच का डेरिवेशन करना है। समझा क्या? अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ना, तो दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है। स्टेट स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है? विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल बॉडी, स्टोक्स लॉ है। और अगर स्टेटमेंट में स्फेरिकल बॉडी नहीं आया तो फिर काम नहीं चलेगा, 0 मार्क्स। विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। दैट्स इट। और फॉर्मूला लिख दोगे 6 पाई ईटा आर वी। स्टेटमेंट लिखना है बस। हाँ, गिव 2 फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट को कौन कौन से 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं? एक टेम्परेचर अफेक्ट करता है, एक इम्प्यूरिटी अफेक्ट करती है। टेम्परेचर एंड इम्प्यूरिटी। गेटिंग इट? किसी को कुछ डाउट है? इम्प्यूरिटी कैसे? इम्प्यूरिटी 3 टाइप की बोला था मैं, 3 टाइप की होती है। सॉल्युबल इम्प्यूरिटी, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी और नॉन सॉल्युबल, अरे सॉरी, स्प्रैंगली और पार्शियली, स्प्रैंगली और पार्शियली सॉल्युबल इम्प्यूरिटी, ये बताए थे ना। तो इससे क्या होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है क्योंकि सरफेस टेंशन चेंज होता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे। द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड के नेचर पे। तो ये 2 पॉइंट्स लिखना है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, बस खत्म।
फोर्थ वाला, हाँ फोर्थ वाला न्यूमेरिकल है, करते हैं। देखो क्या दिया है, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm। पूरा पूरा सॉल्व करिए, पूरा पूरा सॉल्व करने मरियम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मेरे को ये आज स्टार्ट किए हो तो आज ख़त्म करना है। मैं तुमको हिंट दे देता हूँ, बाकी आप लोग टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो। मरियम को समझ में आ रही है मेरी बात? मरियम को मेरी बात समझ में आ रही है? पूरा पूरा लेक्चर चले जाएगा, फिर यही से एक दिन मैं लूंगा, जैसे ही थ्योरी खत्म किया अगला लेक्चर अपन ये सॉल्व करने वाले हैं, और फिर एक दिन में जितना हुआ उतना, बाकी हिंट। तो यहाँ पे अभी ना अपने पास टाइम नहीं है, अपने को बहुत स्पीड जाना है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे अपन थ्योरी भी खत्म करेंगे। मेरा पूरा लेक्चर अगर थ्योरी का तुम अटेंड करोगे ना, तो फिर ये इसका कुछ टेंशन है ही नहीं। लाइट की स्पीड नहीं भैया, लाइट की स्पीड से चले गया तो सर ये एक्सरसाइज पे भी है ना? हाँ चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो? 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है। कितने ड्रॉपलेट्स हैं? 27 ड्रॉपलेट मतलब स्मॉल स्मॉल ड्रॉप। 27 ड्रॉपलेट्स है मतलब स्मॉल ड्रॉप। ईच ऑफ रेडियस, सबका रेडियस दिया है। कोलेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप, मिल के क्या किए, एक सिंगल वाला ड्रॉप बनाए, बिग ड्रॉप बनाए। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी कितनी चेंज हुई वो बताना है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज, सरफेस टेंशन दिया है। चलो आ जाते हैं। 27 ड्रॉपलेट्स है। अब मेरा जो भी बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, एकदम फोकस। ये मैं बता दिया 27, ये क्या किया मैं बना देता हूँ। अब एकदम गिन के नहीं बना रहा हूँ, बट समझ लो कि ये 27 ड्रॉपलेट्स है। फिर ये सब क्या किए, मिल के एक बड़ा ड्रॉप बनाए। 27 से किस में कन्वर्ट हुए, एक ड्रॉप में, समझ रहे हो? तो जब ये 27 थे तो ये सब का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब जो एक्सपोज है, ये सरफेस एरिया ज्यादा था या एक बिग ड्रॉप का सरफेस एरिया ज्यादा है? ये देखो एक थैले में 27 भर दिए हैं, वो अलग अलग एक लाइन से रखोगे तो ये सरफेस ज्यादा एक्सपोज हुआ है, 27 का सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा। सरफेस एरिया मतलब, या ये बिग ड्रॉप का सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, 27 का ज्यादा रहेगा। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो सरफेस एनर्जी भी ज्यादा रहेगी, सरफेस एनर्जी भी क्या रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है। और सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, सरफेस एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, ये फॉर्मूला यूज करना है। टी की वैल्यू दी हुई है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, कितना दिया है वो देख लेते हैं। टी की वैल्यू दी है 0.072, राइट। तो अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, डी ए। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, डी ए, चेंज इन सरफेस एरिया। ड्रॉप दिया है, ड्रॉपलेट्स दिया है, मतलब शेप कैसा है, स्फीयर है, सर्कल है, क्यूब है, सिलेंडर है, क्या है? ड्रॉप दिया है तो, ड्रॉप दिया है तो स्फीयर, स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। स्मॉल आर लिख रहा हूं ना, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट्स। छोटे ड्रॉप है तो छोटा आर, बड़ा ड्रॉप है तो बड़ा आर। बट छोटे ड्रॉप कितने हैं, छोटा ड्रॉप एक ही है क्या? छोटा ड्रॉप तो एक का अगर 4πr
तो 27 का 27 इंटू 4 पाई r²। समझ रहे हो? ये पूरा सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया, ये जब 27 थे उनका सरफेस एरिया, ये जब एक ड्रॉप था उनका सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया चेंज हुआ। तो मेरे को ये तो पता करना पड़ेगा ना कितना सरफेस एरिया है अभी। तो छोटे वाले एक ड्रॉप का सरफेस एरिया छोटा आर, बड़े वाले एक ही ड्रॉप है तो ये एक ही बार लिखोगे, बट मैं ये 27 बोल रहा हूँ। एक का एरिया 4 पाई r², तो 27 का एरिया 27 इंटू 4 पाई r²। ये है, बट मेरे को आर नहीं पता है। मेरे को छोटा आर और बड़े आर में रिलेशन निकालना है। मेरे को छोटे आर और बड़े आर में रिलेशन निकालना है। चलो अब आ जाते हैं आगे। अब मैं बोलता हूं वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप। वॉल्यूम क्या होता है? छोटा वाला पता है तो बड़ा वाला भी तो निकालना पड़ेगा ना। देखो ये जो 27 ड्रॉपलेट्स थे, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, मिल के भी उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ना। तो 27 जो जगह घेर रहे थे उतना ही तो एक बड़ा ड्रॉप लेगा। समझ रहे हो? तो 27 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r³, 4/3 पाई कैपिटल r³। ये 27 का जो वॉल्यूम रहेगा वही वॉल्यूम एक बड़े ड्रॉप का रहेगा। कुछ कैंसल हो रहा है क्या? 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल। कैपिटल r³ इज इक्वल टू 27 स्मॉल r³। मैं क्यूब रूट अप्लाई कर देता हूं। क्यूब रूट अप्लाई करने से ये और ये कैंसल, ये और ये 27 का क्यूब रूट क्या हो गया? 3 हो गया क्या? तो कैपिटल R इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल आर। ये समझ में आ रहा है? अब स्मॉल आर कितना बोल रहे हो? हाँ स्मॉल आर है 0.1 mm, तो कैपिटल आर भी निकाल सकते हैं ना। चलो आ जाते हैं अब यहाँ पे। अच्छा कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके ओके, कन्वर्ट करके 10⁻⁻⁴ मीटर आ जाएगा। कन्वर्जन कर लोगे ना? रेडियस में मेरे को रिलेशन पता है। अब मैं आ जाता हूँ चेंज इन सरफेस एरिया। चेंज इन सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला याद था, तो मैं लिखता हूँ DA इज इक्वल टू 27 इंटू 4 इंटू पाई इंटू r² माइनस 4 पाई कैपिटल r²। कैपिटल r² मतलब कितना स्मॉल आर? कैपिटल R इज इक्वल टू 3 स्मॉल आर, और मेरे पास जो वैल्यू है वो स्मॉल r की है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख लूंगा। तो 27 इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल r² माइनस 4 पाई, कैपिटल R की जगह 3 स्मॉल r होल स्क्वायर। तो 27 इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल r² माइनस 4 पाई इंटू 9r², 3r होल स्क्वायर 9r²। समझ रहे हो? 4 पाई r² 4 पाई r² दोनों जगह है। 4 पाई r² 4 पाई r² दोनों जगह है क्या? तो कॉमन निकाल लेते हैं ना। बचेगा क्या? क्या बचेगा? 27 और 9, ये 9 बचेगा और ये 27 बचेगा। 27 माइनस 9, तो 4 पाई r²। 27 माइनस 9 कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। तो मेरा चेंज इन सरफेस एरिया क्या आ रहा है? 4 पाई स्क्वायर में कॉमन निकाला 18,
आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू आप बोल रहे हो 10⁻⁻⁴ मीटर आ जाएगा। तो डी ए की इक्वेशन आ गई। बट हमको डी ए फाइंड आउट करना था क्या, हमको तो सरफेस एनर्जी फाइंड आउट करना था, वर्क डन फाइंड आउट करना था, टी डी ए फाइंड आउट करना था। टी की वैल्यू है क्या 0.072। चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया मतलब 4πr² इंटू 18। स्मॉल आर स्क्वायर मतलब बस पाई की वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो आता है क्या, समझ गया, समझे क्या, आगे बढ़ू? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या है देखो नेक्स्ट, फिफ्थ वाला। अ यू ट्यूब इज मेड अप ऑफ कैपिलरीज ऑफ बोर 1 mm एंड 2 mm रिस्पेक्टिवली। बोर मतलब होल 1 mm का है और होल 2 mm का है। मतलब ये डायमीटर दिया है या रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है। तो रेडियस आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना, डायमीटर से रेडियस आ जाएगा। यू ट्यूब है, यूट्यूब का मतलब समझता है, अरे मतलब वो वाला यूट्यूब नहीं जो अपन देखते हैं, यू शेप ट्यूब है। एक यू शेप ऐसा है, इसका रेडियस कम है। एक यू शेप ऐसा है, इसका रेडियस ऐसा है। हाँ, एक का रेडियस कम है, एक का रेडियस ज्यादा है। तो ना मैं एक एक के लिए इक्वेशन लिखूंगा। पहले वाले का डायमीटर है 0.1 फॉर फर्स्ट ट्यूब। पहले ट्यूब का डायमीटर क्या है 1 mm, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.5 mm। और इसको मैं डायरेक्ट अगर लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई डिफिकल्टी? नहीं। चलो ये पहले वाले का R1 लिख लेते हैं, D1 लिख लेते हैं। इसकी डेंसिटी क्या है, आ जा भैया, अरे बाप रे। हाँ देखो, द ट्यूब हेल्ड वर्टिकली एंड पार्शियली फिल्ड अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन दिया है क्या 9/cm। तो दोनों के लिए एक ही है, तो मैं यहाँ पे फिर भी T1 ले लेता हूँ। 49 9/cm मतलब 49 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। 9/cm को न्यूटन पर मीटर में करने के लिए 10⁻³ एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, डेंसिटी कैलकुलेट करना है। इफ द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द मिनिस्कस इज, डिफरेंस ऑफ लेवल, लेवल का डिफरेंस दिया है, मतलब हम बोल सकते हैं क्या H1 माइनस H2 दिया है, H1 माइनस H2 दिया है 1.25 सेंटीमीटर। और क्या बाकी है, जी की वैल्यू सेंटीमीटर में लेने बोल रहा है, ये भी डाइन। अच्छा तो इसको भी सेंटीमीटर में ही लिख देते ना, सब सीजीएस में हो जाएगा। डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो देखो H का फॉर्मूला क्या था 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। हाँ तो इसको मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा बेटा, इसको क्या करते हैं सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, मतलब 10⁻² हो जाएगा। ये -4 लिख रहे हैं ना, तो 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। समझ रहा है? हाइट का डिफरेंस मतलब डेल्टा एच बोल सकते हैं, हाइट का डिफरेंस को मैं डेल्टा एच बोलूंगा, रेडियस के डिफरेंस को मैं डेल्टा आर बोलूंगा। रेडियस का डिफरेंस कितना है, रेडियस का डिफरेंस ये 0.5 mm हो गया R1।
R2 1 mm हो जाएगा क्या? तो डिफरेंस बिटवीन द रेडियस डेल्टा आर कितना आने वाला है? डेल्टा आर 0.5 mm आने वाला है। तो डेल्टा आर को 0.5 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इसको 5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर कर देते हैं। डेल्टा आर की वैल्यू है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लिक्विड वही है, दोनों में लिक्विड वही है। हाइट का डिफरेंस आ गया, क्यों? क्योंकि कैपिलरी का रेडियस कम ज्यादा था। तो मैं फॉर्मूला मेरे पास क्या है? मेरे पास फॉर्मूला है H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, डेल्टा H डेल्टा आर। हमको फाइंड आउट करना है डेंसिटी, तो मैं डेंसिटी को यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन जी डेल्टा आर डेल्टा एच। हाइट में डिफरेंस, रेडियस में डिफरेंस, बाकी सब सेम। डेंसिटी है, डेंसिटी आ जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सब CGS में लोगे तो। किसी को नहीं समझ में आया क्या? हाँ, कैपिलरी राइज वाला फॉर्मूला। क्योंकि दोनों लिक्विड में देखो, यू शेप ट्यूब बोल रहे हैं, दोनों के लिए लिक्विड सेम है, लिक्विड और सॉलिड सेम है, एक ही ट्यूब है, एक ही लिक्विड है। तो दोनों का सरफेस टेंशन T दोनों के लिए सेम रहेगा, T1 T2। थीटा दोनों का सेम रहेगा 0। डेल्टा आर हम सॉल्व कर लिए, डेल्टा एच दिया है, जी दिया है, टी दिया है, कॉस सब दिया है। चेंज इन रेडियस, चेंज इन हाइट। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला लगा दोगे आपको आ जाएगा। आगे बढ़ू, चलो जल्दी से, जितना होगा उतना कर लेते हैं। ये देखो, a rectangular wire frame of the size 2 centimeter by 2 centimeter is dipped in a soap solution and taken out. A soap film is formed. Is in it the size of the soap film is if sorry ये it नहीं है, if है। if the size is changed to 3/3, calculate the work done in the process। वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? T इंटू डी ए। टी क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन दिया है। चेंज इन सरफेस एरिया, पहले 2/2 का था, बाद में 3/3 हो गया। इनिशियली एरिया क्या था? 2/2, बाद में कितना हो गया? 3/3। तो मैं इनिशियल एरिया क्या लिखूंगा? इनिशियल एरिया है 2/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल एरिया क्या हो गया? 3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, 9 माइनस 4, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में किए तो ये चेंज इन सरफेस एरिया आ गया। वर्क डन फाइंड आउट करना है, टी से मल्टीप्लाई कर दो ये नंबर। समझला का हो? चलो ये आ जाएगा आंसर, चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 4 मार्क्स वाला जल्दी से आ जा, टाइम हो गया है। दिवेश को कुछ डाउट है तो चैट सेक्शन में पूछो बेटा। हाँ देखो, ये 4 मार्क्स वाला देखो, ये लास्ट सेक्शन है, जल्दी से करते हैं। डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। W इज इक्वल टू TdA। ये 2 मार्क्स वाला है, 4 मार्क्स वाले में क्यों डाला पता नहीं। इसके साथ ना कोई और क्वेश्चन भी ऐड कर देगा, न्यूमेरिकल कर देगा इसके साथ। क्या ऐड कर सकता है? न्यूमेरिकल। तो ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। सरफेस एनर्जी दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू TdA, वो वाला डेरिवेशन है। इसके साथ 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और रहेगा। ये 4 मार्क्स में ये आधा रहेगा, आधा दूसरा। ऑब्टेन द लैप्लासिस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। प्रेशर डिफरेंस देखे थे, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर 2T/4R।
सॉरी 2t/r, 2t/4 लिख दिया मैं। ये ड्रॉप के लिए है या बबल के लिए है? दिस इज ड्रॉप। और यही लेप्लासेस लॉ है स्फेरिकल मेम्ब्रेन के लिए। बबल के लिए 4t/r हो जाता है। बबल का नहीं पूछा है तो यहां तक, दिस इज द लेप्लासेस लॉ। गेटिंग इट? एनी डाउट? डबल हो जाता है, अंडरस्टूड। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर फॉलिंग। टर्मिनल वेलोसिटी कल जो डेरिवेशन किए थे वही, कल वाला डेरिवेशन समझा था, वही डेरिवेशन करना है। तीन फोर्सेस है, तीनों को इक्वल बता दो। कौन कौन सी फोर्सेस होती है? अपथ्रस्ट फोर्स, फिर विस्कस फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। नेट फोर्स क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। एफ यू प्लस एफ वी माइनस एफ जी इज इक्वल टू जीरो। बस यही एक इक्वेशन है। एफ यू अपथ्रस्ट फोर्स, वेट ऑफ द लिक्विड। विस्कस फोर्स स्फीयर है, स्फीयर है तो 6π/r_v, और ये v क्या किया? कांस्टेंट हो गई, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी। इजी पीजी हो गया, समझ में आ गया? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट बेटा। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डिफिकल्टी, कुछ डाउट? मार्क्स पक्का? कितना है वेटेज इसका? इसका वेटेज कितना है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वेटेज 4 या 5? ये विशाल सही है या सबा? 5 to 7, 5 to 7, मतलब मैक्सिमम 7 मिल जाएगा ना विथ ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन वाला भी कर लेना, 7 मिल जाएगा। हाँ, मिलना चाहिए। चलो, तो ये अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया है, अपन चैप्टर कंप्लीट कर लिए है। चलो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम लेक्चर।